Welcome to SKU Digital Learning Classes. I am Madhav Saran Pathak, Assistant Professor in Department of Law. Today I am going to deliver my lecture on acceptance, which is a topic of under Indian Contract Act 1872. This lecture will be useful for BLLB first sem and LLB first sem, and also helpful in civil judge examinations. Now we will start it. मैंने इस टॉपिक को एक्सेप्टेंस को हिंदी में बोले तो इसको स्वीकृति कहते हैं. सो एक्सेप्टेंस मीन्स स्वीकृति. आप सभी इस वर्ड से हमेशा की तरह परिचित होंगे. स्वीकृति मीन्स हाउ टू एक्सेप्ट एनीथिंग. दिस टॉपिक इज गोइंग टू डिवाइड इन 4 categories. First is introduction, in which I will explain the meaning and definition of acceptance. In second topic, we will discuss the communications and the brief part of acceptance. Fourth topic is about decided cases. As you know, ये जो टॉपिक है ये लॉ का है, तो लॉ में हमेशा केसेस का महत्व होता है, जिसके संबंध में हम लोग निर्णीत वादों के बारे में चर्चा करेंगे. लास्ट में कंक्लूजन पर डिस्कस करेंगे कि ये पूरी जो लेक्चर है इसकी फाइंडिंग्स क्या है और हाउ इट इज़ यूजफुल फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस. नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन, एंड here as well as I had told, acceptance means the act of accepting. किसी भी काम को कैसे आप एक्सेप्ट कर रहे हो. एक्ट मीन्स कार्य, और एक्सेप्टिंग स्वीकृत कर रहे हो. और बीइंग एक्सेप्टेड, बीइंग एक्सेप्टेड मीन्स पहले कभी भी स्वीकृत किया जा चुका है. एक्सेप्टेंस के बारे में बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 2 इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, उसकी क्लॉज बी में एक्सेप्टेंस को डिफाइन किया गया है एज फॉलोज. व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, ऐसे व्यक्ति जिसके लिए प्रपोजल निर्मित किया गया है वो क्या देगा, आपका एक्सेप्टेंस देगा. व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, जिसके लिए प्रपोजल बनाया गया है. कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं कर सकता. जिस व्यक्ति से प्रपोजल जिसको किया गया है वही व्यक्ति उसको एक्सेप्ट कर सकता है. मे बी अ प्रपोजल कैन बी ऑफर. कोई भी प्रपोजल ऐसा भी हो सकता है जो ऑफर के रूप में जन सामान्य को दिया गया हो, लेकिन यदि उसकी कम्युनिकेशंस उस व्यक्ति से नहीं हुई, संसूचना उस व्यक्ति को नहीं हुई जिससे वो किया गया था, या जानकारी नहीं है, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं कर पाएगा. इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किए गए व्हेन द प्रपोजल टू हुम, व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, जिससे किया गया है, सिग्निफाइज हिज असेंट. उसने अपनी, जिस व्यक्ति से प्रपोजल किया गया है उसने क्या किया है, सिग्निफाइज ऑफ हिज असेंट, उसने अपनी स्वीकृति दी है. तब कहा जाएगा द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड. तो जो प्रस्ताव किया गया है किसी बात को खरीदने का, किसी चीज़ को बेचने का, हो सकता है ऑनलाइन भी प्रपोजल हो, लेकिन वो एक्सेप्टेंस कब होगा, जब वो है अपनी असेंट सिग्निफाइज कर देगा, मतलब अपनी असेंट दे देगा. देन द प्रपोजल इज कॉल्ड एक्सेप्टेड. वह प्रपोजल कैसा माना जाएगा, स्वीकृत माना जाएगा. नेक्स्ट, मैंने ऐसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है जिसमें ए कह रहा है कि मैं अपनी बाइक बेचना चाहता हूँ बी से कितने रुपए में, 20,000 रुपये में. और ये ऑफर क्या करता है, बी अपना असेंट दे देता है कि मैं, हाँ, 20,000 देने के लिए मैं तैयार हूँ. और जब वह अपनी असेंट दे देता है तो क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है, और जो प्रपोजल होता है वो एक्सेप्ट हो जाता है. सो दिस इज एक्सेप्टेंस. नेक्स्ट इज सब्जेक्ट मैटर. इस सब्जेक्ट मैटर के अंतर्गत मैंने आपको कंटेंट बनाए हुए हैं कि एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे इसमें, साथ में कम्युनिकेशंस के बारे में और रिवोकेशंस के बारे में, और एक्सेप्टेंस का नेचर क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि 2 प्रकार के एसेंशियल एलिमेंट्स किसी भी एक्सेप्टेंस के लिए आवश्यक है. उस पर्सन का होना जिससे प्रपोजल किया गया है, मतलब प्रस्ताव किया गया है, और उस व्यक्ति द्वारा जिसने प्रपोजल एक्सेप्ट किया था
उसने अपनी असेंट दे दी है, स्वीकृति दे दी है, तो मान लिया जाएगा कि एक्सेप्टेंस हुआ है। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही 2 एसेंशियल एलिमेंट्स लिखे हैं कि केवल 2 चीज़ों की आवश्यकता है एक्सेप्टेंस के लिए, कि उस व्यक्ति का होना जिससे प्रपोजल किया गया है और उस व्यक्ति ने अपनी सहमति दे दी है, तो वो प्रपोजल कैसा माना जाएगा, एक्सेप्टेड माना जाएगा। नेक्स्ट लिखा है मैंने कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। इतना आसान नहीं होता कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई और कब कम्युनिकेशंस कंप्लीट हो गई है, और रिवोक कैसे कर सकते, किसी कॉन्ट्रैक्ट को यदि वो रिवोक करना चाहता है तो कैसे करेगा। तो पहले वर्डिंग देख लेते हैं, देन उसको एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली एक्सेप्टेंस के बारे में 2 क्लॉज है। जो फर्स्ट सेक्शन 3 कहता है वो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के बारे में बात करता है, कम्युनिकेशन क्या होगी, और 4th सेक्शन कहता है कि व्हेन कम्युनिकेशन कंप्लीटेड। जो चौथा सेक्शन कहेगा वो कहेगा कि कब कम्युनिकेशन संसूचना पूर्ण हो गई। तो यहाँ पे बात करते हैं सेक्शन 3 की। द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस आर डीम्ड टू बी मेड बाय एन एक्ट और ओमिशन ऑफ द पार्टी एक्सेप्टिंग बाय विच he intends to communicate such acceptance which has effect the communicating it। वह व्यक्ति जिससे एक्सेप्टेंस के लिए बात की गई है और उसको जानकारी लग जाती है तो मान लिया जाएगा कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पूर्ण हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, कब संसूचना किसी व्यक्ति को आपने दी और वो पूर्ण मानी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में लिखा है सेक्शन 3 बात करता है इसके बारे में कि द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। 2 व्यक्ति हैं यहाँ पर बात की गई, एज अगेंस्ट द प्रपोजर। आप जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट की विषय वस्तु 2 लोगों पर डिपेंड करती है, एक होता है प्रॉमिशर और एक होता है प्रॉमिशी, जिसके बारे में सेक्शन 2C में एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं। प्रॉमिशर वो व्यक्ति होता है जो प्रस्ताव करता है, प्रस्तावकर्ता को प्रपोजल बनाता है वो प्रॉमिशर है, और जिसके लिए प्रपोजल बनाया गया है वो क्या है, प्रॉमिशी है। तो यहाँ पर बात के जो प्रपोजल वर्ड का मतलब ये है, ये प्रॉमिशर के बारे में बात करता है कि प्रॉमिशर के अगेंस्ट कब कम्युनिकेशन पूर्ण हो जाएगी। एज अगेंस्ट द प्रॉमिशर व्हेन इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम, जब उस ट्रांसमिशन में, उस वे में उसने क्या कर दिया, परिश्रम के अनुक्रम में कर दिया, उसको डिलीवर्ड करने की स्थिति में कर दिया, सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर, और अब वो उसको वापस नहीं ले सकता। मैं एक छोटे से एग्जांपल व्हाट्सएप के माध्यम से आपको बता देता हूँ। नॉर्मली कोई भी प्रपोजल आप व्हाट्सएप के माध्यम से भेजते हैं तो ये 3 मार्क्स हमेशा दिखाई देते हैं। ये जो राइट का मार्क है, यदि आपने कोई प्रपोजल या एक्सेप्टेंस भेजा है तो यदि ये मार्क जाता है तो इसका मतलब ये आपने एक्सेप्टेंस अपनी तरफ से कर दिया, और यहाँ पर एक लाइन आ जाती है, इसका मतलब होता है वो डिलीवर्ड हो गया। इसी के बाद ये ब्लू लाइन दिखाई देने लगती है, इसमें ब्लू हो जाती है लाइन, तो लगता है उसमें आ जाता है कि सीन कर लिया गया। तो अब मैं बात करता हूँ कि व्हाट्सएप के माध्यम से आपने कोई एक्सेप्टेंस किया, ऐसी स्थिति में प्रपोजल के विरुद्ध, कि प्रपोजल के बाद में आपको कोई चर्चा नहीं करनी, प्रपोजल के विरुद्ध कब पूर्ण हो गया, तो जैसे ही आपने डिलीवर्ड कर दिया तो ये मतलब ये आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशंस पूर्ण हो गई। पहली बात, यदि राइट का टिक आ गया मतलब अब इसको आप जो एक्सेप्टर था वो रोक नहीं सकता, ये डिलीवर्ड हो चुका है। इसके बाद और यदि ये लाइन आ गई मतलब ये उसके पास पहुंच चुका है। अब बात आती है कि एज अगेंस्ट एक्सेप्टर कब होगा, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजल। जब इसमें ये सीन का मैसेज आ जाता है कि ये ब्लू लाइन हो जाती है, डिलीवर्ड तो हो गया, अब मैं वापस नहीं ले सकता। यहाँ पे आपने भेजा और फिर इसके बाद ये लाइन आ गई मतलब डिलीवर्ड हो गया। अब इसके बाद यदि ये ब्लू लाइन हो गई व्हाट्सएप में तो मतलब सामने वाले ने सीन कर लिया, मतलब एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशंस जो है वो प्रतिग्रहीता के विरुद्ध भी पूर्ण हो गई। यहाँ पर प्रपोजल के विरुद्ध पूर्ण होने के लिए यह डिलीवरी आवश्यक है। जब वो सीन कर ली जाती है तो एक्सेप्टर के विरुद्ध भी कम्युनिकेशंस पूर्ण होती है। सो इट वाज द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस व्हेन कंप्लीट एंड इट इज मेनली मेंशन्ड इन सेक्शन 3 and 4
और बेसिकली कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट इज सेक्शन 4। सेक्शन 4 में इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। अब एक इलस्ट्रेशन यहां पर आया हुआ है, आप देख सकते हो। बी एक्सेप्ट इस प्रपोजल बाय लेटर सेंड बाय पोस्ट। बी ने कैसे एक्सेप्ट किया? पोस्ट के द्वारा कोई लेटर आया हुआ है उसको एक्सेप्ट किया। कैसे कम्युनिकेशन मानी जाएगी कि कंप्लीट हो जाएगी? तो इसमें लिखा है द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। कब होगी? अगेंस्ट ए, मतलब ए कौन है? प्रस्ताव करता है, प्रॉमिसर है, उसके विरुद्ध कब होगी? व्हेन द लेटर इज पोस्टेड। जब लेटर पोस्ट कर दिया, आप हमेशा डाकखाने जाते हो या स्पीड पोस्ट के लिए जाते हो तो एक बॉक्स लगा होता है। मेरे पास कोई प्रपोजल था, मुझे पसंद आया, बाइक का प्रपोजल भी ले सकते हैं। तो बाइक का प्रपोजल मुझे पसंद आया, पसंद आने के बाद मैंने उसका एक्सेप्टेंस लिखा और एक्सेप्टेंस लिखने के बाद मैंने उसको पोस्ट कर दिया। अब जैसे ही पोस्ट ऑफिस में आपने पोस्ट कर लिया उस बॉक्स में, तो आपके पास निकालने की पावर नहीं है। तो ये प्रस्तावकर्ता के विरुद्ध स्वीकृतिकर्ता का प्रपोजल एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया जैसे ही उसने बॉक्स में डाल दिया। अब बात आती है कि कब माना जाएगा कि वो एक्सेप्टर के विरुद्ध हो गया। तो अब बात आई है, ये अगेंस्ट बी है, मतलब प्रॉमिसी की बात कर रहा है ये। प्रॉमिसर के विरुद्ध कब पूर्ण हो गया? जैसे ही उसने लेटर डाल दिया। अब आती है कि प्रॉमिसी के विरुद्ध कब पूर्ण होगा कि प्रपोजल वाले को मान लिया जाए कि उसको भी कम्युनिकेशन व्हेन द लेटर इज रिसीव्ड बाय ए। जैसे ही ए ने लेटर को रिसीव कर लिया तो प्रॉमिसी के विरुद्ध कम्युनिकेशंस पूर्ण होगी। अब इसी प्रकार से चाहे रिवोकेशन, मान लो इसी चीज़ को वो रिवोक करना चाहते हैं, पहले तो आपने स्वीकार किया, स्वीकार करने के बाद अब आप चाहते हो कि हम वापस ले लें, हम इसको नहीं करना चाहते, रिवोक करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में रिवोकेशन भी कब होगा इसके बारे में भी हमारे यहाँ प्रावधान किए गए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। एंड एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड। कब रिवोक किया जा सकेगा? एट एनी टाइम, किसी भी समय, बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। जैसे ही ये कम्युनिकेशन कंप्लीट हो रही, कंप्लीट दोनों के विरुद्ध हो रही है, प्रॉमिसी के विरुद्ध भी और प्रॉमिसर के विरुद्ध। ये जो लेटर डाला था, ये जो आपने लेटर डाला था एक्सेप्टेंस को, इसको कब रिवोक कर सकते हैं? जब ये इसको प्राप्त ना हो पाए। मान लीजिए आपने एक सिंपल पोस्ट से लेटर डाला एक्सेप्टेंस का और उसके तुरंत बाद आपने एक स्पीड पोस्ट भेज दिया जिससे ये रिवोक करने का लेटर उसके पास पहुंच जाएगा। तो यदि स्पीड पोस्ट का लेटर आपका पहले पहुंच जाता है, यानी कम्युनिकेशन बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, आप रिवोक कर सकते हो। इसी प्रकार से प्रॉमिसी के विरुद्ध कब रिवोक कर सकते हैं? लेटर रिसीव्ड करने के पहले। लेटर रिसीव्ड करने के पहले आप एक्सेप्टेंस को ख़त्म कर सकते हो। सो दिस वाज द रिवोकेशन ऑफ कम्युनिकेशंस एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के बारे में डिस्कस। अब बात आती है कंडीशंस फॉर ऑफ एक्सेप्टेंस। नॉर्मली क्या होता है कि कंडीशन ऑफ एक्सेप्टेंस में मैंने सेक्शन 7 एलेबोरेट किया है कि एक एक्सेप्टेंस है उसमें कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं। नॉर्मली कभी भी आप एक्सेप्टेंस करेंगे तो वो एब्सोल्यूट होना चाहिए, बिना किसी लिमिट के और एब्सोल्यूट तरीके से उसको होना चाहिए। कोई कॉन्ट्रैक्ट आप करने जा रहे हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम आप उसमें प्रपोजल किया, आपने उसमें कंडीशंस लगा दी। फॉर एग्जांपल, आप किसी सब्जी वाले के यहाँ जाते हो, सब्जी वाले से बोलते हो कि सब्जी वाला ऑफ़र करता है कि आप सब्जी ले लीजिए, और वो कहता है कि 50 रुपये किलो है। आप उसमें क्या करते हो? बार्गेन करते हो, उसको बोलते हैं 40 रुपये में दे दो। तो 40 रुपये में अब वो पहला ऑफ़र किसकी तरफ से था? सब्जी वाले की तरफ से कि हम सब्जी इतने में बेचेंगे, और दूसरा आपने उसको बार्गेन करके री ऑफ़र कर दिया। तो एक्सेप्टेंस ऐसे नहीं होगा। एक्सेप्टेंस कैसा होगा? एब्सोल्यूट होगा, अनक्वालिफाइड होगा, किसी प्रकार की कोई कंडीशंस नहीं लगेंगे। अगर ऑफर आप कर रहे हो, एक्सेप्टेंस वो कर रहा है, उसमें बार्गेनिंग आ रही है, तो री ऑफर जब होगा तो री ऑफर के अगेंस्ट वो सब्जी वाला एक्सेप्टेंस देगा कि हम 40 में बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे। तो पहली कंडीशन है कभी भी एक्सेप्टेंस हो, सेक्शन 7 कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का कि कोई भी एक्सेप्टेंस होगा तो वो एब्सोल्यूट होगा, आत्यंतिक होगा और अनक्वालिफाइड होगा, शर्त रहित होगा, किसी अन्य शर्तें नहीं लगेंगी। नेक्स्ट इसने कहा है कि
एक्सेप्टेंस का यदि कोई मैनर डिस्क्राइब किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम कोई मैनर डिस्क्राइब किया गया कि एक्सेप्टेंस इस तरीके से होगा, तो एक्सेप्टेंस स्वीकृति उसी तरीके से होगी। लेकिन यदि किसी प्रपोजल में एक्सेप्टेंस की कोई कंडीशंस एक्सप्लेन नहीं की गई, देन उस स्थिति में क्या होगा, नेचुरल तरीके से जो रीजनेबल तरीका है, यहाँ पे बात की गई रीजनेबल तरीके की, यदि फिक्स है, यूजुअल और रीजनेबल मैनर है, तो यदि कोई मैनर दिखाया है कि आपको एक्सेप्टेंस प्रपोजल का इस वे में करना है तो उस वे में करेंगे, यदि नहीं है तो जो उचित होगा उसके अकॉर्डिंग चलेगा। ये मैंने लिखा है यहाँ पे, सेक्शन 7 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बात करता है कंडीशंस ऑफ एक्सेप्टेंस की। नेक्स्ट आते हैं मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। कोई भी चीज़ है, आपको एक्सेप्टेंस प्रपोजल किया गया, अब आप एक्सेप्टेंस किन तरीकों से करेंगे उसके बारे में बात की गई। मेनली ये जो कॉन्सेप्ट लिया गया है ये सेक्शन 8 पर आधारित है। सेक्शन 8 कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का कि एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस। यदि आपको बोला गया कि आप एक्सेप्टेंस कीजिए, तो एक्सेप्टेंस में कोई कंडीशंस बताई गई हैं तो उन कंडीशन में ही आप स्वीकृति देंगे। यदि स्वीकृति की तरीके या कंडीशंस नहीं बताई गई, देन दूसरा है। लेकिन नॉर्मली चाहे आप स्विगी से या फ्लिपकार्ट से कोई चीज़ परचेस करते हो तो उसमें एक मोड दिया रहता है कि भैया इस मोड से आपको ये प्राप्त होगा। फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट आप फ्लिपकार्ट पे परचेस कर रहे हो तो उसमें लिखा रहता है कि ये चीज़ है, इस साइज़ का है, या साथ में लिखा रहता है कि पेमेंट का मोड क्या होगा। तो पेमेंट मोड में यदि कंपलसरी है कि आपको सेल ऑन डिलीवरी है तो आपको उस हिसाब से मिल जाएगा। और हो सकता है कई कंडीशंस हों कि अब ये वापस नहीं लिया जाएगा, तो एक्सेप्टेंस उन कंडीशंस के माध्यम से हो सकता है, मोड हो सकता है। नेक्स्ट लिखा है एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस विच में बी ऑफर्ड विद अ प्रपोजल। कोई व्यतिकारी वचन भी हो सकता है, व्यतिकारी वचन के माध्यम से हो सकता है कि कोई चीज़ बता दी जाए किस प्रकार से करना है, तो उस वे में उस ऑर्डर में भी आप कर सकेंगे। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस क्या बात करता है, एक ऑर्डर की बात करता है कि एक सीक्वेंस में आपको करना है कि आप फर्स्ट पार्ट में आपको ये स्टेप करना पड़ेगा, सेकंड में ये स्टेप करना पड़ेगा, उसी ऑर्डर में आपको करना पड़ेगा। तो कभी भी कोई भी एक्सेप्टेंस करना है तो उसके जो तरीके होंगे वो दो प्रकार से, या तो आप कंसिडरेशन के माध्यम, जो रेसिप्रोकल प्रॉमिस में कंसिडरेशन है उसको पे कर दो, और दूसरा उसकी कंडीशंस को परफॉर्म कर देंगे तो स्वीकृति हो जाएगी। मेनली इसके कॉन्सेप्ट के बारे में सेक्शन 8 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक्सप्लेन करता है। अब बात आती है डिसाइडेड केसेस की। लॉ का टॉपिक है, आप जानते हो ये टॉपिक जो कॉन्ट्रैक्ट है ये बीकॉम में भी यूज़फुल होता है और बीबीए के बच्चे भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ते हैं। लेकिन वो बच्चे जो बीकॉम या बीबीए में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उन्हें केसेस से कोई लेना देना नहीं होता, उनको मार्केट के रिगार्डिंग कौन सी चीज़ है, कौन से कॉन्सेप्ट हैं। एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे बताना चाहूँगा, कॉन्ट्रैक्ट का जो पोर्शन है ये कॉमर्शियल लॉ का पोर्शन है जो आप लोगों को मल्टीनेशनल कंपनीज़ में इंटरव्यूज़ के दौरान बहुत काम आता है। किसी कंपनी में आप लीगल एडवाइज़र के नाते यदि जाते हो तो उस ऐसी स्थिति में आपको कॉन्ट्रैक्ट का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, और किस केसेस में क्या हुआ है और कौन सी कंडीशन किसी भी बैंक के लिए या किसी कंपनी के लिए आपको मेंशन करनी है, इसके लिए आवश्यक है वो आपको कॉन्ट्रैक्ट के प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे हों। आप लोग जब सेकंड पार्ट कॉन्ट्रैक्ट का पढ़ोगे तो वहाँ पर वेरियस काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के आप बारे में बात करोगे, चाहे वो इंडेमनिटी हो, चाहे वो गारंटी हो, चाहे वो बिलमेंट हो, चाहे वो प्लेस हो या एजेंसी हो। उन सारे जो ये 5 प्रकार के 6 प्रकार के आप कॉन्ट्रैक्ट आगे सेकंड पार्ट में पढ़ोगे वो सारे इन प्रिंसिपल्स पर आधारित होंगे। उन प्रिंसिपल्स की यदि आपको अच्छी नॉलेज है तो एक कंपनी को एक अच्छी लीगल एडवाइस के नाते आप एक अच्छे एमएनसी में काम करने के योग्य होते हैं लीगल एडवाइज़र के नाते। बात आती है कि मैंने आपको बताया कि बीबीए बीकॉम में केवल आपको प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी पड़ती है, लेकिन लॉ फील्ड में आपको सेक्शन वाइज और कौन से केसेस किस प्रकार से जो लीडिंग केसेस हैं उनके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। यहाँ पे कुछ केसेस के बारे में मैंने एलेबोरेट किए, कुछ केसेस के नाम लिखे हैं। एक लिखा है मैंने फेल्ड हाउस बनाम विंडली। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के बारे में बताया गया, जो आपने कम्युनिकेशंस पढ़ी, इलस्ट्रेशंस मैंने बताया कि कैसी संसूचना पूर्ण होती है, उस टॉपिक पर आधारित है। इस लेक्चर में यदि सारे केसेस को मैं एलेबोरेट करूंगा तो हर केस लगभग 1 घंटे आधा घंटे के टाइमिंग लेगा।
तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि सारी केसेस को एक्सप्लेन किया जाए, लेकिन आपके एकेडमिक सिस्टम के नज़रिए से आप चाहें तो इन केसेस को मेंशन कर सकते हैं, और अच्छे स्टडी के लिए नेक्स्ट जो आगे वीडियोस आएंगे उनमें आपको इन केसेस के बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो फर्स्ट केस मैंने यहाँ पे लिखा है 1863 का है, फेल्टहाउस बनाम बिंडले का। काफ़ी पुराना केस है, प्रिवी काउंसिल के टाइम का केस है, और स्वीकृति की संसूचना के बारे में बताया गया। जो टेक्निकल चीज़ें बताई थी कि कैसे एक प्रपोजल जो प्रस्ताव करता है उसके विरुद्ध पूर्ण होगा, कैसे स्वीकृति करता है, तो उसके बारे में अच्छी फाइंडिंग्स आई हैं। आप इसको कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के अंतर्गत लिख सकते हैं। नेक्स्ट ये इंडियन केस है भगवंत दास वर्सेस गिरधारी लाल का केस। ये 1966 का केस है। नॉर्मली ये जैसा कोई हमको पता है कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया था। हमारे यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बना और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। उसके बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट आई और सुप्रीम कोर्ट ने 1966 में इस विषय पर, ये भी आपका कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का फर्स्ट इंडियन केस है जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था। इसके बाद मैंने कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पर पावेल बनाम ली का केस भी लिया हुआ है, 1908 का है, बिफोर इंडिपेंडेंस है। ऑफकोर्स प्रिवी काउंसिल की डिसाइडिंग्स है, ये भी कम्युनिकेशन ऑफ का। हाइड बनाम रेंच का केस 1840 का है। ये विषय आपको एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल एंड अ प्रपोजल वंस रिजेक्टेड कैन नॉट बी एक्सेप्टेड अनलेस इट इज रिन्यूड। ये दो कंडीशंस के बारे में बात किया गया। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सेक्शन 7 में एक्सेप्टेंस का मोड बताया गया है, या एक्सेप्टेंस हाउ मेड, तो उसके बारे में लिखा हुआ है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। इसके साथ आप इसको लिख सकते हैं। एक बहुत अच्छी फाइंडिंग्स इसमें आई, अ प्रपोजल वंस रिजेक्टेड कैन नॉट बी एक्सेप्टेड अनलेस इट इज़ रिन्यूड। इस विषय में मैंने अभी आपको सब्जी वाले का इलस्ट्रेशन दिया कि यदि आपने एक्सेप्टेंस किया है तो अनकंडीशनल होना चाहिए, लेकिन यदि उसमें कंडीशन आपने बदल दी, मान लीजिए आपने, क्योंकि आप बदल रहे हो, वो कह रहा है सब्जी मैं 50 रुपये किलो दूंगा, आप कह रहे हो 40 रुपये किलो दूंगा, तो उसका जो प्रपोजल था वो क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया। फिर आपने नया प्रपोजल दिया कि मैं 40 में खरीदूंगा, आप 40 में बेचोगे, तो ये आपकी तरफ से प्रपोजल हुआ। तो यहीं पे इसी बात को एलेबोरेट किया गया, अ प्रपोजल वंस रिजेक्टेड कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्ट कर दिया तो अब आपको क्या है, आप उसको रिन्यू कर रहे हैं, तो रिन्यू स्थिति में आपको एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा। सो दीज आर दी लीडिंग केसेस ऑफ एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट इज अबाउट कंक्लूजन। एक बड़ा अच्छा जूरिस्ट हुए हैं, एक एंसन ने कहा है कि एक्सेप्टेंस के बारे में कि एक्सेप्टेंस कैसा है, एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट लाइटेड मैच इज अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। जो एक्सेप्टेंस है, स्वीकृति है, वो प्रस्ताव के लिए ऐसे ही है जैसे जलती हुई माचिस की तीली के सामने गन पाउडर मतलब बारूद से भरी गाड़ी रखी हो। एक्सेप्टेंस तुरंत हो सकता है, धमाका तुरंत हो सकता है, यदि उस तीली को गन पाउडर के भरी ट्रेन में के सामने रख दिया जाए। तो एक्सेप्टेंस के बारे में ये जो ब्रीफिंग थी, ये जैसा कि मैं बता चुका हूँ, BLLB, LLB, सिविल जज एग्जामिनेशंस में इसका लाभ मिलेगा। इसका कुछ लाभ BCom और BBA के स्टूडेंट्स को जो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं उसमें होगा। ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट पर लेक्चर था। इसके आगे जो लेक्चर आएगा वो आपका कंसेंट वाइड और वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग रहेगा। इस लेक्चर के बाद अपलोड किया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप कंटिन्यू करेंगे, इसके लिए ऐसी आशा करता हूँ। धन्यवाद।